नमस्कार साथियों, मैं देवाराम सारण स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट पर। वे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक अपने दोस्तों के पास में शेयर भी नहीं किया है तो पहले अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। अपन बात कर रहे थे एग्रोन 111 के बारे में बात कर रहे थे, और एग्रोन 111 में अपने 3 क्लासें हो चुकी है। फर्स्ट क्लास थी अपना जो फर्स्ट लेक्चर था, उसमें अपन ने एग्रीकल्चर की परिभाषा और इसके महत्व देखा था। सेकंड क्लास में अपन ने एग्रोनॉमी की परिभाषा और उसके महत्व के बारे में देखा था। और अपनी आज जो तीसरी क्लास थी उसके अंदर अपन सीड डोरमेंसी, बीज सुसुप्तावस्था और उसके जो सीड टाइप्स है, बीजों के प्रकार है, उसके बारे में बात की थी। उससे आगे आज अपन बात करेंगे बीज सीड विजिबिलिटी और सीड ट्रीटमेंट के बारे में, बीज की जीवन क्षमता और बीज उपचार के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? जो बीज है, बीजों की जीवन क्षमता, बीजों की जीवन क्षमता, सीड विजिबिलिटी। उसके अलावा अपन बात करेंगे, वो बात करेंगे सीड ट्रीटमेंट या बीजोपचार की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बीजोपचार। उनके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो अपन चलते हैं अपने सेशन पर। अपन बात करते हैं करेंगे विजिबिलिटी ऑफ सीड, बीजों की जीवन क्षमता एंड सीड ट्रीटमेंट, बीजोपचार के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं बीजों की जीवन क्षमता, विजिबिलिटी क्या होती है। बीजों के कट जाने, रोग के प्रभाव से, उचित भंडारण न करने या किसी अन्य कारणों से बीज में उपस्थित घुरन का क्षतिग्रस्त हो जाना एवं बीज की जीवन क्षमता नष्ट हो जाती है। और बीज जीवन क्षमता निम्न प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। बीज की जीवन क्षमता क्या होती है कि जो बीज होता है, बीज के अंदर घुरन होता है, बीज के अंदर की उपस्थित घुरन का नष्ट होना, बीज के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उनका नष्ट होना, बीज की जीवन क्षमता नष्ट हो जाती है। बीज की जीवन क्षमता क्या होती है? जब तक बीज के अंदर घुरन है, एम्ब्रियो है, वो जीवित है, या यदि किसी कारणों से, अगर किसी कारणों के कारण, बीज के कट जाने के कारण या बीज के उचित भंडारण नहीं होने के कारण उसके अंदर उपस्थित जो घुरन है या जो एम्ब्रियो है, उसके अंदर उपस्थित घुरन या एम्ब्रियो, उसका नष्ट हो जाना सीड विजिबिलिटी या बीज की जीवन क्षमता नष्ट हो जाना कहलाता है। और बीज की जीवन क्षमता का पता लगाने के लिए अपन टेट्राजोलियम क्लोराइड परीक्षण करते हैं। कौन सा करते हैं? बीज की जीवन क्षमता का पता लगाने के लिए जो टेस्ट किया जाता है, जो परीक्षण किया जाता है, उसको टेट्राजोलियम क्लोराइड परीक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है न्यू टाइप के अंदर या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उनके अंदर पूछ सकते हैं कि टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो बीज की जीवन क्षमता के लिए, सीड विजिबिलिटी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यहाँ क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि बीज की जीवन क्षमता या सीड विजिबिलिटी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट किया जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं अपन? बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए बीजों के घुरन को 0.5 से 1% वाले 235 टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड के घोल में कुछ घंटों तक उपचारित किया जाता है। अपन को जिन बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करनी है उन बीजों का अपन सैंपल लेंगे। क्या लेंगे? जिन बीजों की अपन को जीवन क्षमता ज्ञात करनी है उन बीजों का अपन सैंपल लेंगे। मान लो ये अपनी एक कटोरी है, इस कटोरी के अंदर अपन ने बीजों का सैंपल ले लिया है। अब इन बीजों के सैंपल, बीजों का जो सैंपल है, उन बीजों के सैंपल या बीजों का जो घुरन है, उन घुरन में 0.5 से 1%, क्या 0.5 से 1% 235 टेट्राजोलियम क्लोराइड। कौन सा रसायन लेंगे अपन? ध्यान रखना, 235 टेट्राजोलियम क्लोराइड रसायन लेंगे। कौन सा लेंगे? 235 टेट्राजोलियम क्लोराइड रसायन। यहाँ अपन लेंगे, वो लेंगे ब्रोमाइड का घोल। इसका घोल लेंगे, ब्रोमाइड का घोल लेंगे, और उसको है जो कुछ घंटों के लिए है जो इसमें डाल देंगे। मान लो इसके अंदर अपन ने 235 टेट्राजोलियम का घोल है वो डाल दिया। क्या 235 टेट्राजोलियम क्लोराइड का घोल है वो अपन ने इसमें डाल दिया है, या फिर ब्रोमाइड का घोल अपन ने इसमें डाल दिया है। तो जीवित बीज लाल रंग में बदल जाते हैं एवं मृत बीज वैसे थे वैसे ही रहेंगे। अब अपन क्या करेंगे? अपन ने ये बीज है, बीज के अंदर अपन ने टेट्राजोलियम क्लोराइड डाला, 0.5 से 1% का घोल बनाया, 235 टेट्राजोलियम क्लोराइड अपन ने इसमें डाला, यहाँ पर अपन ने इसमें आयोडीन घोल डाला। तो क्या होगा? जिन बीजों के अंदर घुरन है, जो बीज जीवित है, वो बीज कैसे हो जाएंगे? लाल रंग के हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? लाल रंग के हो जाएंगे। जिन बीजों के अंदर भ्रूण जीवित है या जिनकी जीवन क्षमता है वो लाल रंग के हो जाएंगे। अब उनमें से और जो मृत बीज है, जिनके अंदर एम्ब्रियो है, वो जीवित नहीं है,
नॉन लिविंग है वो क्या हो जाएंगे, वैसे थे वैसे ही रहेंगे। अब उनमें क्या करेंगे अपन, सैंपल में से जो लाल रंग के बीज हुए उनको अलग कर लेंगे और उनकी गिनती कर लेंगे। रंगीन बीजों की गिनती कर अंकुरण प्रतिशतता अपन ज्ञात की जा सकती है। लाल बीजों को जो रंगीन बीज है उनको अलग करके उनकी गिनती करके अपन अंकुरण प्रतिशतता है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो ये होता है टेट्राजोलियम क्लोराइड और बीज सीड विजिबिलिटी। मुझे आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करेंगे सीड ट्रीटमेंट की, बीजोपचार की बात करने वाले हैं। सीड ट्रीटमेंट या बीजोपचार, बात करें कि सीड ट्रीटमेंट या बीजोपचार क्या होता है। तो बीज को जमीन में उगाने से पहले बीज को उगाने से पहले उसको जीवाणुनाशक, रोगाणुनाशक या कीटाणुनाशक जो दवाइयाँ होती है उनसे उपचारित करके बोना, जैसे उसके अंदर है रोगाणु, जीवाणु या किसी अन्य कीट का किसी भी प्रकार का प्रकोप नहीं हो और उपज अधिक हो। इसके लिए अपन क्या करते हैं, सीड ट्रीटमेंट या बीजोपचार करते हैं। अब अपन देखते हैं बीजोपचार के लाभ कि बीज से फैलने वाले रोगों में आसानी से बचा जा सकता है। ऐसे रोग जो बीजोड रोग होते हैं, कौन से रोग होते हैं, बीजोड रोग होते हैं जो बीज के कारण फैलते हैं। ऐसे रोग जिनके जीवाणु या ऐसे कवक जनित रोग जिनके जो बीजाणु होते हैं वो बीज के अंदर रहते हैं। किसके अंदर रहते हैं, उसके जो स्पोइड होते हैं वो बीज के अंदर रहते हैं। उनको अगर अपन उपचारित करके बोएंगे तो वो बीज से होने वाले रोगों को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। फसलों का अंकुरण सही तरीके से होता है अगर अपन बीजों को ऐसे रसायनों से उपचारित करें जिससे उनकी अंकुरण क्षमता अधिक हो। जैसे अपन ने कल पढ़ा था, अपन ने जो रसायन पढ़े थे जो अंकुरण क्षमता को, बीजों की सुषुप्त अवस्था को तोड़ने में सहायक होता है, जैसे जिब्रेलिक हो गया, थायो यूरिया हो गया। ऐसे रसायनों से उपचारित करेंगे तो उनके अंकुरण क्षमता है वो अधिक होगी और पौधों को पोषक तत्व आसानी से मिल जाएंगे। काफी हद तक कीटों का नियंत्रण भी हो जाता है। जैसे बीटी कपास है तो बीटी कॉटन को अगर अपन उगाएंगे तो कीटों का नियंत्रण हो जाएगा। तो बीजोपचार से भी कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है। भंडारण में रखने से पूरे बीज का उपचार करके उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। जो भंडार गृह होते हैं उन भंडार गृह के अंदर अपन बीजों को स्थित रखते हैं, उनके लिए भी अगर अपन बीजोपचार करते हैं, कपूर की गोलियां उनके अंदर डालते हैं तो अधिक समय तक बीज भंडारित रहते हैं। जो भंडारण में लगने वाले कीट है वो उन पर आक्रमण नहीं करते। अब अपन बात करते हैं बीज को उपचारित करने की विधियां। सीड ट्रीटमेंट की कौन कौन सी मेथड्स है उनके बारे में अपन बात करेंगे कि बीज उपचारित करने की कौन कौन सी विधियां है। बीज उपचार की विधियों की बात करें तो पहला है नमक के घोल से उपचार करना। क्या करना, बीजों को नमक के घोल से उपचारित करना। इस उपचार के लिए पानी और नमक का 2% घोल बनाते। क्या करते हैं अपन, नमक के घोल से उपचार करने के लिए 2% नमक का घोल बनाते हैं। नमक का घोल बनाते हैं मतलब 1 लीटर पानी में 20 ग्राम नमक डालेंगे। 2% नमक के घोल का मतलब क्या हो गया, 1 लीटर पानी के अंदर 1 लीटर पानी में अपन कितना डालेंगे, 20 ग्राम नमक डालेंगे। कितना डालेंगे नमक, 20 ग्राम नमक डालेंगे 2% घोल बनाने के लिए। जब तक अच्छी तरह से इसको मिला देते हैं जब तक पूरा नमक घोल न जाए। जब इसको पूरा नमक है वो पानी के अंदर अपन घोलेंगे, उसके बाद में आवश्यकता अनुसार बीज डालते हैं। जितना अपन ने पानी लिया उसके अनुसार बीज डालेंगे। हल्के वो रोगी बीज तैर कर पानी की सतह पर आ जाते हैं। क्या होंगे, हल्के वो रोगी बीज होंगे वो तैर कर है जो पानी की सतह है उस पर आ जाएंगे। जबकि अच्छी क्वालिटी के बीज है, जो गुणवत्ता युक्त बीज है, वो पेंदे में जाकर बैठ जाते हैं और तैरते हुए बीजों को हाथ से निकाल कर अलग कर देना चाहिए। जब 2% नमक के घोल से बीजों को उपचारित करते हैं तो हल्के वो खराब बीज है वो सतह पर आ जाते हैं और जो अच्छे वो हाई क्वालिटी के बीज होते हैं वो पेंदे में बैठ जाते हैं। फिर अपन क्या करेंगे, जो ऊपर से है बीज, हल्के बीज है उनको अलग ले लेंगे और जो नीचे पेंदे में बैठे हुए बीज है उनको अपन अलग जगह पर सुखा कर है जो बीजों बुआई में अपन काम लेंगे। उनको साफ पानी से धोकर है साया में सुखा देना चाहिए। अच्छी तरह सूखने के बाद है जो बुआई में काम लेते हैं। जैसे बाजरे की फसल में अर्गट रोग, बाजरे की फसल में अर्गट रोग के नियंत्रण के लिए उसको 2% नमक के घोल का अपन प्रयोग करते हैं। 20% नमक के घोल का अपन प्रयोग करेंगे बाजरे के अर्गट नियंत्रण के लिए। दूसरा आता है ताप से उपचार, टेम्परेचर। ताप से उपचार किस प्रकार से करते हैं, कुछ रोगों के जीवाणु बीजों के अंदर रहते हैं, उनके नियंत्रण के लिए बीजों को मई जून महीने में जब दिन का लगभग तापमान 40 से 50 डिग्री हो तो 6 से 7 घंटे के लिए पक्के फर्श पर फैला देना चाहिए। कुछ बीज होते हैं जो बीजोड रोग होते हैं, उनके बीज है वो बीज के जो रोगाणु है वो बीज के अंदर रहते हैं।
तो ऐसे रोगाणुओं से बचने के लिए अपन क्या करेंगे, मई जून का माह होगा, जब गर्मियों का महीना होगा, अपने मारवाड़ी में कहो तो जेठ बैसाख को महीनो जन हागिडो तावड़ो पड़े धोड़ा तपुड़ा हुए, जैसे अपन पिछले साल हीट वेव चला था, जब लू चलती है जेठ बैसाख को महीनो हुए, जन आपो के करो दिन के मुँह लगभग 6 से 7 घंटा उसको बीजों को फरस पर फैला देते हैं। जब तापमान 40 से 45 डिग्री हो तो उसे है जो ताप उपचार के कारण बीज के अंदर जो रोगाणु है वो नष्ट हो जाएंगे। अगला है जीवाणु कल्चर से उपचार। अगला उपचार कैसे है, जीवाणु कल्चर से उपचार। जीवाणु कल्चर से उपचार की अगर अपन बात करें तो क्या जीवाणु कल्चर का उपचार, कई प्रकार के जीवाणु कल्चर है जिसको अगर अपन उपचार करके मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता बनाए रखते हैं। कई प्रकार के ऐसे जीवाणु कल्चर है जिसके द्वारा अपन बीजों को उपचारित करते हैं तो उनमें मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा उपलब्ध हो जाती है। जैसे नाइट्रोजन के लिए है जो राइजोबियम जीवाणु से उपचारित करेंगे। फास्फोरस घुलनशील जीवाणु है, वो फास्फोरस की घुलनशीलता को बढ़ाते हैं। अपन पहला पढ़ेंगे राइजोबियम जीवाणु से किस प्रकार उपचार किया जाता है। अगर अपन राइजोबियम जीवाणु की बात करें तो इन फसलों का दलहनी फसलों के साथ सहजीविता संबंध पाया जाता है। जो राइजोबियम जीवाणु है, राइजोबियम जीवाणु का लेग्यूमिनेसी या दलहनी फसलें होती है उनके साथ में सह संबंध पाया जाता है। सहजीवन सह संबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सहजीविता का संबंध पाया जाता है। सहजीविता का संबंध पाया जाता है। ये जीवाणु फसलों की जड़ों में ग्रंथियां बनाते हैं तथा प्राकृतिक नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। राइजोबियम जीवाणु क्या करते हैं, दलहनी फसलें या जो लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें होती है उनकी जड़ें होती है, उनके अंदर ग्रंथियां बनाती है और वहां पर लेग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होती है और वहां पर नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन को स्थिर करती है। दलहन सहजीविता से लगभग 40 से 50 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष स्तर होती है। ये जो राइजोबियम है और दलहनी का जो कम्युनिकेशन है, सहजीवन है, इसके द्वारा लगभग एक वर्ष में 1 हेक्टेयर में 40 से 50 किलो नाइट्रोजन स्तर होती है। एक वर्ष के अंदर 1 हेक्टेयर में लगभग 40 से 50 किलो नाइट्रोजन स्तर होती है। अलग अलग फसलों में राइजोबियम जीवाणु की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है, उनके द्वारा अलग अलग कल्चर होता है। अलग अलग फसलों में अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है जीवाणुओं की। जैसे राइजोबियम मेलिलोटाई या रिज्का और मेथी के लिए जो राइजोबियम मेलिलोटाई प्रजाति होती है जीवाणुओं की, वो रिज्का और मेथी में उपचार करती है, उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम की बात करें, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम इसकी बात करें तो ये मटर को है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। राइजोबियम जैपोनिकम की बात करें तो सोयाबीन, राइजोबियम फेसियोलाई की बात करें तो दाल वाली फसलों में ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अब अगला है जीवाणु, वो है एजेटोबैक्टर। क्या है, एजेटोबैक्टर जीवाणु। एजेटोबैक्टर जीवाणु की अगर अपन बात करें तो ये जीवाणु गैर दलहनी फसलों जैसे गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, ज्वार, गन्ना आदि के लिए फायदेमंद होती है। जो नॉन लेग्यूम फसलें होती है या गैर दलहनी फसलें होती है जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, उनके लिए जो जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं वो कौन से, एजेटोबैक्टर जीवाणु। कौन से, एजेटोबैक्टर। राइजोबियम लेग्यूम फसलों में काम आते हैं और एजेटोबैक्टर नॉन लेग्यूम फसलों में काम आते हैं। ये है जो लगभग 20 से 30 किलो नाइट्रोजन का प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष से स्तर करते हैं। राइजोबियम जीवाणु 40 से 50 किलो कर रहे थे और ये है जो 20 से 30 किलो नाइट्रोजन का प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष उपचार कर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अगला है फास्फोरस विलेयकारी जीवाणु। क्या है, फास्फोरस विलेयकारी जीवाणु। ये जीवाणु मृदा में उपस्थित अविलेय, अस्थिर, अप्राप्य फास्फोरस की विलेयता को बढ़ाकर पौधों को उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। जो फास्फोरस विलेयकारी जीवाणु होते हैं, फास्फोरस विलेयकारी जीवाणु क्या करते हैं, मृदा के अंदर उपस्थित अघुलनशील अप्राप्य फास्फोरस को या जो अस्थिर फास्फोरस होता है उसको घुलनशील तथा प्राप्य मात्रा में पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। पौधों को फास्फोरस उपलब्ध करवाता है। इनका उपयोग लगभग सभी फसलों में किया। जो फास्फोरस विलेयकारी जीवाणु होते हैं इनका उपयोग है अपन सभी फसलों में कर सकते हैं, चाहे वो दलहनी फसल हो और चाहे नॉन लेग्यूम या अदलहनी फसल हो, उन सभी फसलों में इनका अपन उपयोग कर सकते हैं। अगला है अपन जीवाणु कल्चर से बीजों उपचार करने का तरीका। कि जो जीवाणु कल्चर है अपना, इस जीवाणु कल्चर से बीजों उपचार को किस प्रकार से करते हैं उसकी मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी विधि के बारे में पढ़ेंगे। अगर अपन को जीवाणु कल्चर से बीजों उपचार करना है तो इसके लिए अपन क्या लेंगे, 200 ग्राम गुड़ लेंगे। क्या लेंगे, 200 ग्राम जीवाणु को है जो गुड़ के 100
10% घोल के अंदर है मिलाएंगे। अपन क्या करेंगे, जीवाणु, अगर जीवाणु से यहाँ पर अपन को जीवाणु कल्चर से बीजोपचार करना है, राइजोबियम से बीजोपचार करना है, तो अपन लेंगे 200 ग्राम जीवाणु लेंगे। क्या लेंगे, 200 ग्राम जीवाणु कल्चर लेंगे, बैक्टीरियल कल्चर लेंगे, और इनको है 10% गुड़ के घोल के अंदर 10% गुड़ का घोल लेंगे। 10% गुड़ के घोल का मतलब होता है कि 1 लीटर पानी के अंदर 100 ग्राम गुड़। कितना, 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी के अंदर 100 ग्राम गुड़ लेंगे अपन। 100 ग्राम गुड़ लेंगे और उसको है 10% गुड़ का घोल है, 1 लीटर पानी के अंदर जो 100 ग्राम गुड़ का घोल बनाया है उसके अंदर अपन 200 ग्राम बैक्टीरियल कल्चर को मिलाएंगे, जीवाणु कल्चर को डालेंगे। उसके बाद में है उनको अच्छी तरह से है बीजों के ऊपर 1 एकड़ में काम आने वाले बीज है, जितने 1 एकड़ है, 1 एकड़ के अंदर जितने बीज काम आएंगे बोने के लिए, उनके ऊपर अपन उनको अच्छी तरह से घोल को छिड़क देंगे और उसको छाया में सुखा देंगे, तथा उसके बाद में अपन बुआई के रूप में काम में लेंगे। अगला है कीटनाशी से बीजोपचार। अगला कौन सा है, क्या है अपना, कीटनाशी से बीजोपचार। जो कीटनाशी होते हैं, यहाँ जो अपन इंसेक्टिसाइड बोलते हैं जिसको, इंसेक्टिसाइड से बीजों को किस प्रकार से उपचार किया जाता है। मृदा में फसलों को दीमक व अन्य कीट हानि पहुंचाते हैं। जो मृदा होती है, मृदा के अंदर दीमक पाए जाते हैं और अन्य प्रकार के कीट पाए जाते हैं, वो फसलों को हानि पहुंचाते हैं। उनसे बचने के लिए, उन कीटों के प्रकोप से बचने के लिए अपन बीजों को बोने से पहले जीवाणु जो कीटनाशी होते हैं इससे अपन उपचारित कर देंगे, इंसेक्टिसाइड से अपन बीजों को उपचारित कर देंगे, जिसके कारण उसके अंदर जो मृदा जनित कीट है, दीमक वगैरह, वो उनका प्रकोप कम होगा। इनसे मुक्त रखने के लिए अपन मुख्य रूप से क्लोरोपाइरिफॉस 20 cc का काम में लेंगे, इमिडाक्लोरोपिरिड 70 WC तथा थाइमिथोक्साम 4 से 5 ग्राम अपन काम में लेंगे। ध्यान रखना, क्लोरोपाइरिफॉस, इमिडाक्लोरोपिरिड और थाइमिथोक्साम होता है, उनका अपन काम में लेंगे। और गोदामों में अगर अपन को इंसेक्टिसाइड से बचाना है, भंडारण के अंदर अगर अपन को इंसेक्टिसाइड से बचाना है, तो इसके लिए अपन एल्यूमिनियम फॉस्फोइड, या जिसको अपन सेल्फॉस बोलते हैं, एल्यूमिनियम फॉस्फोइड या सेल्फॉस की 2 से 3 गोलियां हैं, वो अपन 1 टन बीज के अंदर रखेंगे। 1 टन बीज होगी, उसके अंदर अपन सेल्फॉस की या एल्यूमिनियम फॉस्फोइड की 2 से 3 गोलियां उसके अंदर रख देंगे। या फिर अपन क्या करेंगे, 140 गोली, कितनी गोली, 140 गोली को है जो 100 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में रख देंगे। जो अपना भंडारण का 100 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल होगा, उसके अंदर अपन 140 गोली है जो सेल्फॉस की डाल देंगे, जिससे भंडारण में लगने वाले कीट है उनका प्रकोप कम होगा और फसलों को नुकसान कम होगा। अगला है अपना, इन गोलियों को है जो 7 से 14 दिन के अंदर बदलना है अपन को। लगभग 1 से 2 सप्ताह की बात करें अगर अपन, 1 से 2 सप्ताह के अंदर इन गोलियों को है चेंज करते रहना है। अगला है फफूंदीनाशक दवाओं से उपचार। फफूंदीनाशक होते हैं जो फंजीसाइड होते हैं, फंजीसाइड दवाई होती है, इन फंजीसाइड दवाओं से इनको उपचारित करना है, इनको बचाना है। तो बीज के अंदर या बीज के ऊपर जो अंतर्बीजोड़ रोग होते हैं या कोई बाह्य बीजोड़ रोग होते हैं, इनसे बचाने के लिए, फफूंद जनित रोगों से बचाने के लिए अपन फंजीसाइड से बीजों का उपचार करेंगे। ऊपरी फफूंद के लिए जो बाह्य बीजोड़ है उनके लिए अपन थायरम, मैंकोजेब, थायरम, कैप्टोन, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, मिथोक्सीइथाइलिन, मर्क्यूरिक क्लोराइड, इनका प्रयोग करेंगे। जो बाह्य बीजोड़ रोग है या फिर बीज के ऊपर जिनके है वो स्पोर पाए जाते हैं, उन रोगों के नियंत्रण के लिए अपन मैंकोजेब का प्रयोग करेंगे, थायरम का प्रयोग करेंगे, कैप्टन का प्रयोग करेंगे, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट का प्रयोग करेंगे, मिथोक्सीइथाइल और मर्क्यूरिक क्लोराइड आदि का है जो 3 से 4 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से अपन इन पे उपचारित करेंगे। अगला है अंतर्बीजोड़। जो अंतर्बीजोड़ रोग है या भीतरी फफूंद है, उनके लिए कार्बेंडाजिम, स्टेप्टोसाइक्लिन या कार्बोक्सीवेलेट का प्रयोग करेंगे 1.5 से 2 ग्राम प्रति हेक्टेयर। कार्बेंडाजिम, स्टेप्टोसाइक्लिन और कार्बोक्सीवेलेट। अब है बीजोपचार करते समय निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। अपन बीजोपचार करते हैं तो अपन को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, जितने बीज की बुआई करनी उतने ही बीजों का उपचारित करना चाहिए और खाली डिब्बों को जमीन में दबा दें। अपने जितने बीजों को बोना है, बोने के लिए या बुआई में अपन जितने बीज काम में लेंगे उतने बीजों को ये अपन को उपचारित करना है, एक्स्ट्रा बीजों को उपचारित नहीं करना है। अगर फिर भी बीज बच जाते हैं तो उनको अपने खाने में काम में नहीं लेना है तथा न ही पशुओं को खिलाना है। और जो
बीज उपचारित करने वाले रसायन है उनके डिब्बे होते हैं, जो टेन होते हैं, उन टेन या डिब्बों को जमीन के अंदर गाड़ देना है या फिर उनको जलाकर नष्ट कर देना है। दवाइयों का उपयोग करने का क्रम है फफूंदनाशी, कीटनाशी और जीवाणु कल्चर। ये क्रम है FIR। क्या है? FIR। सर्वप्रथम करेंगे अपन फफूंदनाशी का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे? फफूंदनाशी का प्रयोग करेंगे, फंजीसाइड का प्रयोग करेंगे बीजोपचार में। फिर करेंगे अपन कीटनाशी या इंसेक्टिसाइड, कीटनाशी। उसके बाद में अपन करेंगे राइजोबियम से उपचार। किससे करेंगे? राइजोबियम से उपचार। ये अपन को ध्यान रखना है कि बीजों को पहले तो अपन सर्वप्रथम फफूंदनाशी से उपचारित करेंगे, उसके बाद में कीटनाशी से और लास्ट में अपन करेंगे राइजोबियम से। राइजोबियम से पहले बीजों को उपचार नहीं करते हैं, क्योंकि राइजोबियम से पहले कर दिया और उसके बाद में अगर अपन इंसेक्टिसाइड का यूज करेंगे तो राइजोबियम जीवाणु को है इंसेक्टिसाइड मार देंगे, राइजोबियम जीवाणु निष्क्रिय हो जाएंगे, इसलिए उनको सबसे लास्ट में अपन उपचारित करते हैं। जिस व्यक्ति के हाथ में चोट या घाव खरोच हो तो उसे बीजोपचार नहीं करना चाहिए और बीजोपचार करते समय अपने हाथों के अंदर दस्ताने लगाने चाहिए। और गोदामों में अगर अपन किसी दवाई का प्रयोग करते हैं तो अपन को उसके साथ में एक्सपर्ट व्यक्ति का है प्रयोग करना चाहिए, साथ में रखना चाहिए। तो आज की क्लास में अपन ने बीजों को उपचारित किस प्रकार से करते हैं उनके बारे में पढ़ा। मुझे आशा है कि ये आज अपना जो सेशन हुआ है ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।